हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। लेवल अप की एपिसोड 81 के साथ हाजिर हूँ। अभी तक जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, शुक्रिया। लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था जिनवू थॉमस को हरा देता है। थॉमस कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो एक मैजिशियन टाइप का हंटर है, इतनी ज्यादा स्पीड और इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ इसके पास कहाँ से आ सकती है। थॉमस कहता है क्या मैं इससे हारने वाला हूँ, लेकिन साथ ही वो कहता है मैं इससे हार नहीं सकता और अपना हाथ ऊपर की तरफ बढ़ाते हुए दोबारा से अपने सर्कल मूव को इस्तेमाल करता है। लेकिन जिनवू भी अपनी रूलर्स अथॉरिटी को इस्तेमाल करते हुए दोबारा से उसके हाथ को पीछे की तरफ झटक देता है। जिनवू थॉमस के चेहरे पर लास्ट पंच मारता है जिससे उसके ऊपर वाला मास्क टूट जाता है। थॉमस दोबारा से गुस्से के साथ उठता है और कहता है मैं थॉमस आंद्रे हूँ, तुम मुझे इतनी आसानी से नहीं हरा सकते। जिनवू से फिर से नीचे की तरफ लिटा लेता है और कहता है मैंने तुमसे कहा था चाहे तुम कोई भी हो, मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता। और जिनवू से फिर से पंच मारने लगता है। उसी वक्त पीछे से एडम वाइट चिल्लाकर उसे कहता है जिनवू प्लीज रुक जाओ, लेकिन जिनवू उसकी बात नहीं सुनता और थॉमस पर पंचेस की बरसात कर देता है। थॉमस को वो इतने पंचेस मारता है कि उसकी स्पिरिचुअल बॉडी गायब हो जाती है और उसकी ओरिजिनल बॉडी निकल आती है। थॉमस को जब लगता है कि वो नहीं जीत पाएगा, वो जिनवू से कहता है सब कुछ खत्म हो गया, मैं हार गया, मैं अपनी हार मानता हूँ। जिनवू उसे छोड़ देता है। अमेरिकन हंटर एसोसिएशन वाले इसे देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं आखिर ये लड़का है कौन जिसने थॉमस आंद्रे को हरा दिया, इतना ज्यादा पीट दिया कि वो बहुत ज्यादा जख्मी हो चुका है। अगर ये खबर बाहर फैल गई तो पूरी दुनिया हैरान हो जाएगी। एडम वाइट उसी के गिल्ड के कुछ हीलर से कहता है जल्दी से इसे हील करो। हीलर थॉमस को हील करते हुए कहता है इसकी बॉडी की तो हर एक हड्डी टूट चुकी है, मैं अकेले इसको हील नहीं कर सकता, मुझे और भी हीलर की जरूरत है। ये तो थॉमस आंद्रे है जो कि एक नेशनल लेवल का हंटर है जो इतनी ज्यादा डैमेज के बाद अभी तक जिंदा है। अगर इसकी जगह पर कोई और होता वो तो अभी तक 10 बार मर चुका होता। एसोसिएशन वाले सारे हंटर्स को चेकअप करते हैं और कहते हैं यहाँ पर तो कोई भी नहीं मरा, बस कुछ जख्मी हुए हैं। उसी वक्त एक ऑफिसर आता है और एडम वाइट से कहता है यहाँ पर देखे डांगसू सांस नहीं ले रहा, डांगसू मर चुका है और हमें जिनवू का भी कुछ पता नहीं, वो भी यहाँ से जा चुका है। नेक्स्ट सीन में जिनवू को दिखाते हैं जो कि कोरिया में बैठा होता है एक बिल्डिंग के ऊपर। जिनवू कहता है मैंने बीरू के साथ शैडो एक्सचेंज किया है ताकि बीरू अमेरिका जाकर जिनवू को हील कर सके। साथ ही जिनवू के साथ एक शैडो सोल्जर होता है। जिनवू से कहता है मुझे लगता है कि तुम काफी दिनों के बाद कोरिया आ रहे हो, यहाँ से तुम्हें सारा व्यू जो नजर आ रहा है ये सियोल का है। वो शैडो सोल्जर जिनवू से कहता है माय किंग मुझे एक नाम दे। वो घुटने टेककर जिनवू के सामने बैठा होता है। असल में ये शैडो सोल्जर डांगसू का है। जिनवू से कहता है क्योंकि तुम बहुत ज्यादा लालची हो इसलिए मैं तुम्हें ग्रीड का नाम देता हूँ, आज के बाद तुम्हारा नाम ग्रीड होगा। डांगसू तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम्हें ये नाम पसंद आया? ग्रीड जिनवू से कहता है थैंक यू मेरे किंग। साथ ही जिनवू से फिर से कहता है अपना सर जमीन पर रखो और जब तक मैं न कहूँ तब तक उठना मत, यही तुम्हारी सजा है। अगले दिन इंटरनेशनल गिल्ड कॉन्फ्रेंस स्टार्ट होने वाली है। जिनवू वहाँ पर दोबारा पहुँच जाता है। एडम वाइट उसे लेकर कॉन्फ्रेंस रूम की तरफ जाता है। जिनवू उनसे कहता है यहाँ पर तो बहुत सारे रिपोर्टर्स हैं। डिप्टी डायरेक्टर उसे कहते हैं क्योंकि तुम्हारी और थॉमस की फाइट सबको पता चल चुका है। डिप्टी डायरेक्टर जिनवू से कहते हैं स्क्वेंजर गिल्ड वालों से हमने रिक्वेस्ट की है, वो लोग डांगसू के बारे में सारी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। जिनवू उनसे कहता है मुझे डांगसू के बारे में कोई भी बात नहीं करनी, मुझे इस टॉपिक पे बात नहीं करनी। मैं अमेरिका सिर्फ एक ही मकसद के लिए आया हूँ, मुझे अपने डैड के बारे में इन्फॉर्मेशन निकलवानी है। जैसे मुझे मेरे सवालों के जवाब मिल जाएंगे मैं वापस चला जाऊंगा। फिर जिनवू दरवाजा खोलकर कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर चला जाता है। वहाँ पर पूरी दुनिया से आए हुए पावरफुल हंटर्स बैठे होते हैं। जैसे ही अंदर दाखिल होता है उन सब की नजर जिनवू की तरफ पड़ती है। जिनवू नीचे की तरफ चलता हुआ जा रहा होता है। वो सारे बातें कर रहे होते हैं क्या यही वो एशियन लड़का है जिसने थॉमस को हरा दिया। थॉमस इतना ज्यादा पावरफुल था कि वो बाकी के सारे हंटर्स को भी दबा कर रखता था। वो बिल्कुल एक किंग की तरह था, लेकिन ये इतना ज्यादा पावरफुल है कि इसने उसको भी डैमेज किया और इसके अलावा इसने जापान की रेड को भी कम्प्लीट किया। फिर जिनवू भी जाकर एक चेयर पर बैठ जाता है। जैसी कॉन्फ्रेंस स्टार्ट होती है सबसे पहले एक डॉक्टर आते हैं जिसका नाम डॉक्टर बेल्जर होता है। डॉक्टर बेल्जर उन सब से कहते हैं आप सबको इस बात का इल्म तो होगा कि अब गेट्स बहुत ज्यादा ओपन हो रहे हैं और इसके अलावा सिर्फ छोटे गेट्स नहीं बल्कि हाई रैंक के गेट्स ज्यादा ओपन हो रहे हैं और हाई रैंक के मॉन्स्टर्स निकल रहे हैं। लेकिन जो बात मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ वो आप में से बहुत सारों को नहीं पता होगी। बहुत सारे सिटीज ऐसे हैं जिनके ऊपर बहुत ही अनयूजुअल एक्टिविटी देखी गई है। डॉक्टर उनसे कहते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत ज्यादा मैजिकल एनर्जी इकट्ठी हो रही है। मुझे इस बारे में नहीं पता कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन हम लोगों ने इस सारी मैजिकल एनर्जी को जो कि आसमान में इकट्ठी हो रही है एक नाम दिया है। हमने इसे मैजिस्फीयर का नाम दिया है। साथ ही वो पूरे दुनिया के मैप पर उन सबको बताते हैं कि बहुत सारे कंट्रीज ऐसे हैं जिनके आसमान में ये मैजिस्फीयर इकट्ठा हो रहा है। पूरी दुनिया में 9 कंट्रीज ऐसे हैं जिनके आसमान में मैजिस्फीयर अपीयर हुआ है और सबसे ज्यादा मैजिकल एनर्जी एक कंट्री में है जिसका नाम कोरिया है, साउथ कोरिया, सियोल में। साउथ कोरिया का नाम सुनते ही वो सारे जिनवू की तरफ देखना शुरू कर देते हैं और बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। डॉक्टर बेल्जर उनसे कहते हैं
आप सबको मिस्टर जिन्वू की तरफ इस तरह देखने की कोई जरूरत नहीं। ये सब कुछ जिन्वू की वजह से नहीं हो रहा। अगर ऐसा होता तो वो कब से दूसरी दुनिया में जा चुका होता। जिन्वू सोच रहा होता है, ये मैजिक स्फीयर 9 जगह पर क्यों ओपन हुआ है? क्या इसका ताल्लुक 9 मोनार्च के साथ है? डॉक्टर बेल्जर उनसे कहते हैं, हमें इस सभी की वजह के बारे में नहीं पता, इसलिए हम लोग अभी तक इसका कोई हल नहीं निकाल पाए, लेकिन हम लोग आगे फ्यूचर में इसका कोई ना कोई हल निकाल लेंगे, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं। उसी वक्त डायरेक्टर डेविड आगे बढ़ते हैं और डॉक्टर बेल्जर से कहते हैं, अगर आपकी प्रेजेंटेशन खत्म हो गई हो तो मैं यहीं से कंटिन्यू करना चाहूंगा, मुझे भी कुछ बताना है। डेविड उन सब से कहते हैं, मेरे पास एक अर्जेंट मैटर है जिसके बारे में इंफॉर्मेशन देना आप लोगों को बहुत ज्यादा जरूरी है, और मुझे ये बात करते हुए बहुत ज्यादा दुख महसूस हो रहा है, क्योंकि 2 हफ्ते पहले हमने एक नेशनल लेवल के हंटर क्रिस्टोफर रीड को खो दिया। ये बात सुनते ही सारे लोग आपस में बातें करना शुरू कर देते हैं। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? क्रिस्टोफर रीड एक नेशनल लेवल का हंटर था, उसे कौन मार सकता है? और वो फिर से जिन्वू की तरफ देखना शुरू कर देते हैं और कहते हैं, अगर ये थॉमस को हरा सकता है जो कि सारे नेशनल लेवल हंटर्स में सबसे ज्यादा पावरफुल है, तो ये रीड को भी मार सकता है। डेविड उन सब से कहते हैं, जिन्वू पर शक करने की कोई जरूरत नहीं है, हमारे पास पहले से एक सस्पेक्ट है जिस पर हमें शक है कि उसने क्रिस्टोफर को मारा है। और साथ ही जिन्वू के डैड की पिक्चर दिखाई जाती है और कहा जाता है, हमें इसके नाम के बारे में नहीं पता, इसलिए हम इसे सस्पेक्ट एस का नाम दे रहे हैं। अब उस पिक्चर को देखकर वो सारे फिर से बातें करना शुरू कर देते हैं और कहते हैं, इसका मतलब जिन्वू ने उसको नहीं मारा, लेकिन इसकी शक्ल बिल्कुल जिन्वू से मिलती है। लेकिन इस बार उनमें से किसी की भी पीछे की तरफ घूमने की हिम्मत नहीं होती। वो आपस में कह रहे होते हैं, सारे एशियंस की शक्ल एक जैसी होती है, इसलिए पीछे देखने की जरूरत नहीं। जिन्वू खुद भी सोच रहा होता है, आखिर मेरे फादर ही क्यों? उसे कैमिश की बात याद आती है। कैमिश ने उसे कहा था कि इस दुनिया में 4 ऐसे लोग हैं जिन्हें रूलर्स ने अपनी पावर दी है। जिन्वू कहता है, शायद रूलर्स ने मेरे पापा की फार्म में अपनी किसी पावर को यहाँ पे भेजा हो। डेविड उन्हें सांग इनवाल के बारे में बताते हैं कि ये बंदा हमें पहली बार एक ए रैंक के गेट के अंदर मिला था, और ये एक मॉन्स्टर है जो कि इंसानी भाषा बोल सकता है। इसने हमारे ब्यूरो में आकर एक एस रैंक के हंटर को जख्मी कर दिया था। हमने इन्वेस्टिगेशन के दौरान कोरियन बोलने वाले एक हंटर डांगसू को इससे बात करने के लिए बुलाया था, लेकिन उसने इस पर अटैक किया, हमारी ब्यूरो को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया और वहाँ से गायब हो गया। हमें लगता है कि बिल्कुल इसी तरह के सस्पेक्ट एस की तरह के डंजन में से और भी बहुत सारे मॉन्स्टर्स निकले हैं जिन्होंने ग्रुप बनाकर क्रिस्टोफर रीड को मारा है। हमारी ब्यूरो इसी नतीजे पर पहुंची है। वो सामने प्रोजेक्टर पर सारी वीडियोस और सारी फोटोज दिखा रहे होते हैं। जिन्वू अपने डैड की तरफ देखता है तो वो डांगसू से बात कर रहे होते हैं। जिन्वू जल्दी से ग्रीड के शैडो को बाहर निकालता है और उससे पूछता है कि मेरे डैड ने तुमसे क्या कहा। ग्रीड यानी कि डांगसू से कहता है, उसने कहा था कि दोबारा कोरिया में पाँव मत रखना, वरना मरने के बाद भी तुम रेस्ट नहीं कर पाओगे। ये मैं सिर्फ अपने बेटे के लिए नहीं कह रहा। जिन्वू कहता है, अब इस बात में कोई शक नहीं रहा, ये बंदा मेरा फादर है। डेविड उन सब से कहते हैं, हम इस न्यूज को इसलिए शेयर कर रहे हैं कि हम चाहते हैं कि पूरी दुनिया में जितने भी गिल्ड्स हैं सारे इस बंदे को ढूंढने में लग जाएं। इस सस्पेक्ट एस को जल्दी से जल्दी ढूंढकर हमें इन्फॉर्म किया जाए। उनमें से एक बंदा कहता है, क्या इस बात का कोई प्रूफ है कि ये कोई इंसान नहीं बल्कि एक मॉन्स्टर है? डेविड उनसे कहते हैं, उसकी बॉडी से जो मैजिकल एनर्जी निकल रही है वो बिल्कुल मॉन्स्टर्स जैसी है। एक और बंदा सवाल पूछता है, आपने कहा कि उसने अपने आप को एक इंसान बताया था कि वो एक डंजन के अंदर गायब हुआ था और 10 साल के बाद वापस आया। क्या आपने इस बारे में इन्वेस्टिगेशन की है? क्या वाकई में ऐसा कोई इंसान है जिसका उसने जिक्र किया था? डेविड उनसे कहते हैं, हाँ उसने बिल्कुल ठीक कहा था, वैसा एक इंसान इस दुनिया में है। एक और हंटर उनसे कहता है, तो फिर आप लोग उसकी रियल आइडेंटिटी क्यों नहीं शो करा रहे? डेविड उनसे कहते हैं, यहाँ पर एक हंटर ऐसा है जिसका उसके साथ ताल्लुक है, इसलिए हम डायरेक्टली नहीं बता सकते। डेविड उनसे कहते हैं, अगर किसी ने कोई और सवाल पूछना है तो पूछ सकता है। उसी वक्त ल्यूसी गैंग हाथ उठाता है और कहता है, अगर हम लोग उसे पकड़ने वाले हैं तो हमें उसकी सारी डिटेल्स चाहिए होंगी, आपको बताना होगा कि वो कौन है। साथ ही ल्यूसी गैंग कहता है, मैं डायरेक्टली पूछता हूँ, संग जिन्वू के साथ इस मॉन्स्टर का क्या ताल्लुक है? डेविड इसकी बात सुनकर थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाती है और फिर कहते हैं, तुम एक नेशनल लेवल के हंटर हो, अब जबकि तुमने पूछा है तो हमें तुम्हें जवाब देना ही पड़ेगा। डेविड उनसे कहते हैं, उस मॉन्स्टर ने इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो बताया था कि वो जिन्वू का फादर है, और हमने अपनी इन्वेस्टिगेशन से ये कंफर्म किया है वो वाकई में जिन्वू का फादर था। सारे हंटर्स फिर से बातें करना शुरू कर देते हैं। ल्यूसी गैंग जिन्वू से कहता है, अगर ये सस्पेक्ट वाकई में एक मॉन्स्टर होता है और बाकी के हंटर्स उसे मारने की कोशिश करते हैं तो तुम क्या करोगे? तुम्हारा रिएक्शन क्या होगा? जिन्वू ल्यूसी गैंग से कहता है, हम हंटर्स का काम है शिकार करना, मॉन्स्टर्स का शिकार करना। अगर वो वाकई में एक मॉन्स्टर है तो फिर उसे सबसे पहले मैं ही मारूंगा, लेकिन अगर वो कोई मॉन्स्टर नहीं है और वो मेरे फादर हैं तो फिर मैं उन सारे हंटर्स को मार डालूंगा जो भी मेरे फादर को मारने की कोशिश करेंगे। मैं हर कीमत पर अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करूंगा, चाहे मुझे पूरी दुनिया के सारे हंटर्स गिल्ड के साथ फाइट क्यों ना लेनी पड़े। कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद एडम जिन्वू से कहता है, जो तुमने अंदर कहा क्या तुम वाकई उस बारे में श्योर हो? जिन्वू से कहता है, हाँ मैं श्योर हूँ। एडम वाइट हंसते हुए कहते हैं, पूरी दुनिया से 500 हंटर्स आए हुए थे जो कि 120 कंट्रीज से।
सबसे पावरफुल हंटर्स हैं और मुझे लगता है कि इस वक्त पूरी दुनिया में सिर्फ 2 ही ऐसे हंटर्स हैं जो ऐसे हंटर्स के सामने इस तरह बात कर सकते हैं। एक तो तुम हो, जिनमें उसे कहता है दूसरा कौन है, एडम उसे कहता है, दूसरा हंटर थॉमस आंद्रे है, लेकिन वो इस वक्त हॉस्पिटल में है। और यहीं पर हमारी एपिसोड 81 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।